घाना की गर्म हवा भारी लग रही थी। यह उस ठंडी समुद्री हवा से बहुत अलग थी जो आमतौर पर लिबर्टाड के क्रू को महसूस होती थी। अर्जेंटीना नौसेना के युवा रंगरूटों के लिए ये बंदरगाह बस एक छोटा ब्रेक था। वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय नियम उनके सैन्य जहाज की रक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही रैंप नीचे आया, यह कोई मित्र समूह नहीं था। इसके बजाय घाना के अदालत के अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ एक ऐसी खबर लेकर आए जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि यह जहाज ले लिया गया है। हर कोई हैरान था। एक युद्धपोत, उनके देश का प्रतीक, अब बंधक बना लिया गया है। किसी अन्य नौसेना द्वारा नहीं, युद्ध द्वारा नहीं, बल्कि एक कागज के टुकड़े, एक अदालत के आदेश द्वारा। यह कोई समुद्री लुटेरों का हमला नहीं था। यह एक सुनियोजित चाल थी। पूरे देश के खिलाफ एक बड़े वॉल स्ट्रीट हेज फंड द्वारा शुरू की गई धन की लड़ाई। उनका हथियार, कर्ज, उनका निशाना, अर्जेंटीना। यह एक लंबे धन विवाद में बस पहली गोली थी। एक युद्ध जिसने दशकों तक अर्जेंटीना के भविष्य को आकार दिया। यह एक बड़ी कहानी है जहां उचित धन लेन देन और लालची चालों के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। हम दिखाएंगे कि कैसे अर्जेंटीना वॉल स्ट्रीट के खिलाड़ियों के लिए एक शिकारगाह बन गया, जो पहले से ही संकटग्रस्त देश को तोड़ने के लिए इतने पैसे मांग रहे थे। ये समझने के लिए कि घाना सरकार को अर्जेंटीना का जहाज जब्त करने का आदेश देना वॉल स्ट्रीट हेज फंड के लिए कितना पागलपन भरा था, हमें 2000 के आसपास अर्जेंटीना में आई भयानक आर्थिक मंदी का सामना करना होगा। 1998 से 2002 तक देश में बहुत बड़ी मंदी आई। ये समय इतना कठिन था कि इसे अब अर्जेंटीना की महामंदी कहा जाता है। सड़कों पर गुस्सा भरा हुआ था। कई लोगों की नौकरी चली गई, दंगे भड़क उठे और सरकार बहुत अस्थिर थी। 2001 के अंत तक अपने ऊपर बकाया कर्ज के बोझ तले दबकर अर्जेंटीना को कुछ ऐसा करना पड़ा जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। उसने अपने सरकारी कर्ज का लगभग $100 बिलियन चुकाना बंद कर दिया। इसके बाद अर्थव्यवस्था चरमरा गई और देश की कुल संपत्ति में हर साल भारी गिरावट आई। जब हालात बहुत खराब थे तो अर्जेंटीना ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कड़ा संघर्ष शुरू किया। उन्होंने अपने पुराने कर्ज चुकाने के तरीके में बदलाव करने के लिए सावधानीपूर्वक काम किया। अंततः जिन समूहों पर उनका कर्ज था, उनमें से 75% लोग नए भुगतान योजनाओं के लिए सहमत हो गए। इस नई योजना का मतलब था कि उन्हें 2005 में शुरू किए गए पहले कर्ज से बहुत कम पैसे वापस मिले। बाद में 2010 में अर्जेंटीना ने दूसरा सौदा किया और भी कर्जदाता सहमत हो गए। इससे देश को उम्मीद जगी कि वह आखिरकार अपने भारी कर्ज से मुक्त हो सकता है। लेकिन कुछ समूहों ने मना कर दिया। उन्होंने मूल कर्ज का लगभग 7% अपने पास रखा और इन निजी समूहों ने बहादुरी से दोनों नई भुगतान योजनाओं को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने सारे पैसे वापस मांगे, एक पैसा और साथ ही अतिरिक्त ब्याज भी। इसका नेतृत्व करने वाला मुख्य समूह वॉल स्ट्रीट हेज फंड था, जिसे इलियट मैनेजमेंट कहा जाता था। यह एक विशेष निवेश कंपनी थी जिसे पॉल सिंगर नाम के एक प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा चलाया जाता था। सिंगर बहुत सख्त स्वभाव के लिए जाने जाते थे। लोग उन्हें गिद्ध निवेशक कहते थे क्योंकि उन्हें मुश्किलें खड़ी करने में महारत हासिल थी। वह न केवल संकटग्रस्त व्यवसायों में, बल्कि जैसा कि अर्जेंटीना को जल्द ही पता चल गया, पूरे देश में अपनी पैठ बनाने में आश्चर्यजनक रूप से अच्छे थे। इलियट मैनेजमेंट के पास एनएमएल कैपिटल नामक एक विशेष टीम थी। 2008 में इस टीम ने अर्जेंटीना के कुछ बकाया कर्ज को खरीद लिया। उन्होंने कथित तौर पर बहुत कम पैसे में इसे खरीदा, लगभग $49 मिलियन के बॉन्ड के लिए भुगतान किया, जिसकी आधिकारिक कीमत लगभग 5 गुना अधिक थी। लेकिन एनएमएल ने इस बॉन्ड को यूं ही नहीं रखा। उन्होंने और अधिक खरीदने की बहुत कोशिश की। आखिरकार उनके पास ये कर्ज था जिसकी आधिकारिक कीमत $2 बिलियन से अधिक थी। 2012 तक इलियट अर्जेंटीना को एक अमेरिकी अदालत में ले गया। उन्होंने पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से भुगतान करने की मांग की। अदालत इलियट प्रबंधन से सहमत थी। उन्होंने अर्जेंटीना को अपना कर्ज चुकाने का आदेश दिया, लेकिन अर्जेंटीना अड़ा रहा। उन्होंने गुस्से में कहा कि अदालत का आदेश कानून के खिलाफ है, और अर्जेंटीना का जवाब हमेशा एक साहसी, दृढ़ जवाब होता था। पैसे की यह लड़ाई पूरी दुनिया में एक चौंकाने वाली घटना बनने वाली थी। अर्जेंटीना के अभी भी भुगतान करने से इनकार करने के साथ इलियट प्रबंधन ने अदालत में विनम्र होना बंद करने का फैसला किया। उन्होंने अर्जेंटीना के गौरव और शक्ति पर सीधा हमला किया। उन्होंने देश की सीमाओं से बहुत दूर अर्जेंटीना की सरकारी संपत्ति पर सावधानीपूर्वक नजर रखी। नौसेना का हर जहाज, हर विमान, यहां तक कि न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में रखा देश का पैसा, सब इलियट मैनेजमेंट की सतर्क और चौकस निगाहों के अधीन था।
उनका नया निशाना था अर्राल लिबर्टाड, अर्जेंटीना का भव्य लंबा जहाज जो उसके गौरवशाली नौसेना इतिहास का प्रतीक है। ये घाना के टेमा बंदरगाह पर खड़ा था। यह एक प्रशिक्षण जहाज था जिसमें लगभग 300 युवा नौसेना के रंगरूट और छात्र थे जो अपने देश से हजारों मील दूर थे। इलियट मैनेजमेंट ने तेजी से काम किया। उन्होंने घाना की अदालत को एक चौंकाने वाला आदेश जारी करने के लिए सफलतापूर्वक मना लिया। उन्होंने लिबर्टाड को बंद कर दिया। जहाज और उसके चालक दल को बंदरगाह से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी जब तक कि अर्जेंटीना इलियट मैनेजमेंट को अपने भारी कर्ज का कुछ हिस्सा नहीं चुका देता। दुनिया देख रही थी कि एक हेज फंड ने एक देश के युद्धपोत को कर्ज न चुकाने के कारण बंधक बना लिया था। इलियट मैनेजमेंट ने एक नई सीमा पार कर दी थी जहां एक पूरा देश, इस मामले में घाना, हेज फंड का पक्ष ले रहा था। इससे पता चलता है कि इलियट मैनेजमेंट के पास कितनी वैश्विक शक्ति और पैसा है। लिबर्टाड 77 दिनों तक घाना में खड़ा रहा। अर्जेंटीना ने गुस्से में कहा कि उसके जहाज को लूटा जा रहा है। इलियट मैनेजमेंट ने जहाज को छोड़ने के लिए पहले $20 मिलियन मांगे, लेकिन इस बड़े कदम से उन्हें सीधे पैसे नहीं मिले। समुद्र के कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने अंततः जहाज को छोड़ने का आदेश दिया। उसने फैसला सुनाया कि चूंकि यह एक सैन्य जहाज था, इसलिए इसे जब्त नहीं किया जा सकता, लेकिन नुकसान हो चुका था। लिबर्टाड घटना ने न केवल अर्जेंटीना को, बल्कि उन सभी देशों को एक स्पष्ट संदेश दिया जो अपने कर्ज का भुगतान नहीं करने के बारे में सोच रहे थे। इलियट मैनेजमेंट कुछ भी करने से नहीं रुकेगा। वे तब तक हर संभव उपाय करेंगे जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता जो वे चाहते हैं। 2015 में एक नए नेता, मॉरिसियो माक्री, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। उनके अभियान का एक बड़ा हिस्सा इलियट मैनेजमेंट और अन्य समूहों के साथ कठिन, लंबी लड़ाई को अंततः समाप्त करने का एक स्पष्ट वादा था, जो अपने बकाया से कम पैसे नहीं लेंगे। ये 2001 के धन संकट से लगभग 15 साल बाद एक पुरानी समस्या को सुलझाने जैसा था। फरवरी 2016 में माची के पद संभालने के ठीक 2.5 महीने बाद पूरी दुनिया को खबर मिली। एक डील हुई। इलियट मैनेजमेंट और दूसरे मनी ग्रुप अर्जेंटीना पर बकाया 75% रकम लेने पर सहमत हो गए। इस पेमेंट से मूल लोन, ब्याज और 15 साल की कानूनी लड़ाई का खर्चा भी पूरा हो गया। इलियट मैनेजमेंट के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी, जिस पर यकीन करना मुश्किल था। हालांकि उन्हें कोर्ट द्वारा बताई गई रकम का 75% ही मिला, लेकिन अर्जेंटीना के पुराने कर्ज को खरीदने में उन्होंने जो पैसे लगाए थे, वो उससे बहुत कम थे जो उन्हें आखिरकार मिले। उन्होंने इनमें से ज़्यादातर पुराने कर्ज 2008 में खरीद लिए थे, यानी उन्हें पैसे मिलने से 8 साल पहले। उनका कुल खर्च करीब $177 मिलियन था, लेकिन फाइनल पेमेंट में उनका हिस्सा $2.28 बिलियन था, जो हैरान कर देने वाला था। ये रकम उनके द्वारा चुकाए गए पैसे से 10 गुना ज़्यादा थी। इससे पता चलता है कि इलियट मैनेजमेंट के लड़ने के तरीके कितने सख्त और चतुर थे। लेकिन अर्जेंटीना ने जब यह सोचकर चैन की सांस ली कि एक दर्दनाक अध्याय खत्म हो गया है, तो एक और बड़ी धन संबंधी लड़ाई चुपचाप शुरू हो गई। इस नई लड़ाई में वॉल स्ट्रीट का एक अलग तरह का ताकतवर समूह शामिल था, और वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे इलियट की बड़ी जीत छोटी लगे। इस बार अर्जेंटीना का दुश्मन कोई पारंपरिक गिद्धकोश नहीं था जो सरकारी कर्ज पर पलता था। यह एक नया धन शिकारी था, बरफोर्ड कैपिटल। न्यूयॉर्क और लंदन में बड़े ऑफिस के साथ, बरफोर्ड मुकदमों को फंड करने में दुनिया का अग्रणी है और 2025 में इसकी संपत्ति $2 बिलियन से अधिक होगी। उनकी व्यावसायिक योजना बहुत चतुर है। वे कंपनियों या कानूनी फर्मों से मुकदमों के अधिकार खरीदते हैं। फिर वे इन मामलों को अदालत में ले जाने की बहुत महंगी कानूनी लागत का भुगतान करते हैं। अगर मुकदमा जीत जाता है तो बरफोर्ड को पैसे का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। वे कानूनी लड़ाई को बड़े मुनाफे में बदल देते हैं। इस नए बड़े संघर्ष की शुरुआत 2012 में अर्जेंटीना की तत्कालीन राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के साथ हुई। उन्होंने लालची कंपनियों के खिलाफ गुस्से में बात की। उन्होंने विशेष रूप से देश की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी YPF को निशाना बनाया। YPF, जो पहले सरकार के स्वामित्व में था, 1993 में निजी मालिकों को बेच दिया गया। ये ब्यूनस आयर्स और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दोनों में सूचीबद्ध था। फर्नांडीज ने दृढ़ता से कहा कि YPF अर्जेंटीना के महत्वपूर्ण तेल उत्पादन पर मालिकों के लिए बड़ा मुनाफा कमा रहा था। उन्होंने दावा किया कि इससे अर्जेंटीना को दूसरे देशों से तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके व्यापार संतुलन को नुकसान पहुंचा। 16 अप्रैल 2012 को दुनिया के वित्तीय समूहों को झटका देते हुए अर्जेंटीना सरकार ने घोषणा की कि वह YPF के 51% हिस्से का अधिग्रहण कर रही है।
यह विशेष रूप से स्पेनिश ऊर्जा दिग्गज रेपजेल के स्वामित्व वाले शेयरों को लक्षित करता था। उन्होंने तुरंत कंपनी के सभी प्रमुखों को बदल दिया। ये कहना होगा कि अर्जेंटीना का निजी संपत्ति, खासकर विदेशी निवेशकों से लेने का एक लंबा इतिहास रहा है। इस जोखिम को जानते हुए 1993 से वाईपीएफ की कानूनी शर्तों में स्पष्ट रूप से नियम थे कि अगर सरकार ने इसे खरीद लिया तो उसे पैसे वापस करने होंगे। अगर सरकार ने एक नियंत्रित हिस्सेदारी ले ली तो उन्हें कानूनी रूप से सभी वाईपीएफ मालिकों को एक निर्धारित नियम के आधार पर कीमत पर एक प्रस्ताव देना था। लेकिन राष्ट्रपति फर्नांडीज ने इस बाध्यकारी कानूनी समझौते को खुलेआम नजरअंदाज करना चुना। उन्होंने बिना किसी भुगतान के रेपजेल की 51% हिस्सेदारी ले ली और अन्य मालिकों से शेयर खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया। इस साहसिक कदम ने न केवल रेपजेल के अरबों डॉलर के निवेश को बर्बाद कर दिया, बल्कि अन्य बड़े मालिकों को भी पूरी तरह से कुचल दिया। इसमें अर्जेंटीना का पीटरसन ग्रुप भी शामिल था, जिसके पास 25% का बड़ा हिस्सा था। अचानक मुनाफा बंद हो जाने से पीटरसन ग्रुप, जिसने अपने वाईपीएफ शेयर खरीदने के लिए अरबों का कर्ज लिया था, जल्दी ही दिवालिया हो गया। बिना किसी शक्ति और हताशा के पीटरसन ने अर्जेंटीना पर मुकदमा करने का रास्ता खोजा। उन्हें ये रास्ता बेरफोर्ड कैपिटल में मिला। बेरफोर्ड को एक बड़ा मौका दिख रहा था, लेकिन पीटरसन ग्रुप ने 2015 में लगभग $15 मिलियन के शुरुआती भुगतान के लिए मुकदमा करने का अधिकार पा लिया। एक बेहद जोखिम भरे कदम में वे भविष्य के सभी बेहद महंगे कानूनी खर्चों का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए। बदले में उन्हें पीटरसन के मुकदमों से किसी भी अंतिम भुगतान का 70% मिलेगा। इसके बाद की कानूनी लड़ाई लंबी और भयंकर थी। अर्जेंटीना ने पहले ये कहने की कोशिश की कि अमेरिकी अदालतें एक देश के तौर पर उसके कामों को जज नहीं कर सकती, लेकिन 2019 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंटीना के बचाव पक्ष को बड़ा झटका दिया। उसने फैसला सुनाया कि चूंकि वाईपीएफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और उसे अमेरिकी निवेशकों से पैसे मिले हैं, इसलिए देश के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ सकता है। बफेट के लिए यह एक बड़ी जीत थी। इससे उनके बड़े मुनाफे की संभावना बढ़ गई। हालांकि इस केस में अपनी पेचीदा और उलझन भरी समस्याएं थीं। ये खास तौर पर बफेट द्वारा अपने मुनाफे को दिखाने के तरीके के कारण था, जिसे उचित मूल्य लेखांकन कहा जाता है। मूल रूप से बफेट अपने मुकदमों के अनुमानित मूल्य को अपनी वित्तीय रिपोर्ट में आय, यानी आने वाले पैसे के रूप में गिनता था। ये तब हुआ जब उन्हें उन मुकदमों से कोई वास्तविक नकद राशि नहीं मिली। 2015 से 2018 तक बफेट के मुनाफे में काफी उछाल आया। इन नए मुनाफों में से ज्यादातर उचित मूल्य से हुए थे। उनमें से लगभग सभी ओरेंटीना मुकदमे से जुड़े थे। इस तेज उछाल ने कार्सन ब्लॉक का ध्यान खींचा। वो मडी वाटर्स रिसर्च के एक जाने माने शॉर्टलर हैं, जिसका मतलब है कि जब कंपनी के शेयर गिरते हैं तो वो पैसा बनाते हैं। 2019 में ब्लॉक ने सार्वजनिक रूप से बफेट पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बफेट ने अर्जेंटीना के मुकदमे को गलत तरीके से उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान बना दिया जितना कि वह था। उन्होंने अपनी सहायक कंपनियों को मुकदमे के कुछ हिस्सों को बहुत अधिक कीमतों पर खरीदकर ऐसा किया। इससे बफेट के अपने खातों में नकली मुनाफा हुआ। ब्लॉक ने यह भी तर्क दिया कि अर्जेंटीना को अदालती मामले से जो भी पैसा चुकाना होगा वह संभवतः उसके सुपरइन्फ्लेटेड अर्जेंटीना पेसो में होगा, जिससे भुगतान व्यवहारिक रूप से बेकार हो जाएगा। लेकिन फिर 3 अप्रैल 2023 को सब कुछ बदल गया। बफेट ने घोषणा की कि एक न्यायाधीश ने एक ऐसा निर्णय दिया है जिसने सभी को चौंका दिया। बफेट के ग्राहक अर्जेंटीना के खिलाफ पूरी तरह से जीत गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि भुगतान अर्जेंटीना पेसो में नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। जबकि अर्जेंटीना को भुगतान की जाने वाली सटीक राशि का अभी भी पता लगाया जा रहा है। अकेले बफेट का हिस्सा $2 बिलियन से $5 बिलियन के बीच होने की उम्मीद है। अर्जेंटीना को इस मामले में कुल $16 बिलियन का भुगतान करना पड़ सकता है। बरफोर्ड की जीत के साथ ही अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई है। वैश्विक वित्तीय समुदाय एक संघर्षरत देश और वॉल स्ट्रीट फर्म के बीच इस बहु अरब डॉलर के गतिरोध को देखता रहेगा। एक विदेशी बंदरगाह में एक राष्ट्रीय युद्धपोत के साहसिक अधिग्रहण से लेकर वॉल स्ट्रीट फर्मों को अरबों डॉलर का भुगतान करने के लिए अदालत के बहु अरब डॉलर के आदेश तक, अर्जेंटीना का हालिया इतिहास वॉल स्ट्रीट के सबसे आक्रामक धन शिकारी की कच्ची शक्ति का एक स्पष्ट उदाहरण है। इलियट मैनेजमेंट का $2.28 बिलियन का भुगतान और बरफोर्ड कैपिटल की जीत कठिन अंतर्राष्ट्रीय ऋणों से निपटने की कोशिश कर रहे देशों के लिए एक डरावना उदाहरण है।
ये उच्च दांव वाली लड़ाइयाँ लाखों लोगों के भविष्य को आकार देती हैं और यह याद दिलाती हैं कि एक देश की स्वतंत्रता को भी धन और शक्ति की निरंतर शक्तियों द्वारा गहरी चुनौती दी जा सकती है। ऐसे महत्वपूर्ण और कभी कभी संवेदनशील विषयों को संबोधित करने वाले वीडियो बनाने के लिए सही माहौल की आवश्यकता होती है और यहीं पर एपिडेमिक साउंड की भूमिका आती है। वे उच्च गुणवत्ता वाले रॉयल्टी मुक्त संगीत और ध्वनि प्रभावों की एक विशाल लाइब्रेरी तक तुरंत पहुंच प्रदान करते हैं, जो पूरी तरह से कवर है। लाइसेंसिंग की परेशानियों को छोड़ दें और आत्मविश्वास के साथ अपना संदेश पहुंचाएं। अपने वीडियो को पेशेवर ध्वनि के साथ प्रज्वलित करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। क्या आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं जो ये समझाएं कि व्यवसाय की दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है? उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, सूचनाएं चालू करें ताकि आप हमेशा लूप में